अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, एक फ़िल्म का पोस्टर आया है, उसको हम दिखाएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा एंड पे बताएंगे उसका नाम क्या है और उसमें कौन कौन है। लेकिन शुरू हम करते हैं। 3 ड्रामों का आज हम रिव्यू करेंगे, बल्कि 4 का थोड़ी सी बात हम जीवन नगर पे करेंगे। जन्नत से आगे की क्योंकि आखिरी किस्त थी, उसके ऊपर ज़रा तफसील से बात करेंगे, और शिकार ड्रामा है उस पर भी बात करेंगे, नमक हराम पे भी बात करेंगे। शुरू हम जन्नत से आगे से ही कर लेते हैं। जन्नत से आगे की जो सेकंड लास्ट एपिसोड थी, उसमें जो बड़ा अच्छा एक लेसन था जो कि तबस्सुम के ज़रिए पहुँचाया गया, और उमैरा अहमद ने बड़ी सक्सेसफुली उसको पहुँचाया। और उससे ज़्यादा शाबाशी उस चैनल की है कि जिसने इसको नशर भी किया और जाने दिया, क्योंकि ज़ाहिर है आजकल हर चैनल के ऊपर मॉर्निंग शो भी चलते हैं, लेकिन जिस तरीके से मॉर्निंग शो की क्लास हुई, क्लास लगाई गई, उसकी हकीकत बताई गई तबस्सुम के ज़रिए, वो बहुत ज़बरदस्त था। तो राइटर ने लिखा बहुत अच्छा था। ओवरऑल पूरा ड्रामा ये राइटर के ऊपर था। होता है ना ड्रामा, कुछ अदाकारों के नाम होता है, कोई डायरेक्टर के नाम होता है, तो ये राइटर के नाम था ड्रामा। नो डाउट कि इसके अंदर बड़ा अच्छा काम किया सारे लोगों ने, उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। लेकिन ये जो मैसेज था बहुत ज़बरदस्त दिया। फिर जन्नत जी जो बोलती हैं आगे से अपने उस पे चैनल के ऊपर, वो भी बहुत ज़बरदस्त था। जो नाम ले के सामने तबस्सुम ने, आयला ने ख़राब किया, और जन्नत ने ये किया, और मॉर्निंग शो ने मुझे ख़राब किया, और ये सारा कुछ बहुत ज़बरदस्त था। और सेकंड लास्ट एपिसोड में जो अदाकारी थी वो भी सभी की अच्छी थी। उसके अंदर ज़बरदस्त था। और ख़ास तौर पे तबस्सुम जहाँ पे आती हैं, वो घर पे मतलब झाड़ू पोछा करना शुरू हो जाती है, वहाँ पे थोड़ा सा लुक आती है जैसे अनुष्का शर्मा लग रही है, नज़र आ रही है, जिसमें फ़ारूक भी आता है घर पे। लेकिन ओवरऑल रिमशा खान ने बहुत अच्छी अदाकारी की और तबस्सुम के किरदार के अंदर जान डाली। ये मैं पूरी अदाकारी के हवाले से बाद में आता हूँ। लास्ट एपिसोड में भी जो था वो बहुत ज़बरदस्त ओवरऑल दिखाया। स्टोरी के लिहाज से देखा जाए, वो भी किस तरीके से पछतावे जो थे वो हर तरफ नज़र आए हैं। क्या वो तबस्सुम थी, क्या वो जनाब जन्नत थी, क्या वो नोमान था, तो हर तरफ क्या वो सबूर अली का नाम जो भी था उसमें, वो तो पछतावे नज़र आए हैं हर तरफ। बहुत ज़बरदस्त है, शॉट बहुत अच्छे थे। अब मैं क्योंकि इसकी आखिरी किस्त थी, जिस तरह हर किस्त के ऊपर हम बारीक बीनी से तज्जिया करते हैं, उस पर तो नहीं करते, हम बिलउमूम एक अमूमी तज्जिया सा दे देते हैं। जो कहानी की शाबाशी, डायरेक्टर ने अच्छा काम किया। उसने जिस तरीके से, ज़ाहिर है उमैरा ने, राइटर का सबसे बड़ा ख्वाब ये होता है कि मैं जिस तरीके से लिख रही हूँ उस तरीके से उसको पर्दा स्क्रीन के ऊपर भी लेके आया जाए, स्क्रीन के ऊपर भी लेके आया जाए। वो छोटी स्क्रीन हो या बड़ी स्क्रीन हो, ये बहुत बड़ा ख्वाब होता है, और उसको सक्सेसफुली ट्रांसफ़र करना, एग्जीक्यूट करना, ये डायरेक्टर का काम है। और ये मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। ख़ासतौर पे जो राइटर ऐसे हों जो नावल लिखते हों, नावल लिखने की वजह से मशहूर हों, उनकी चीज़ें ज़रा स्क्रिप्ट बड़ी तगड़ी होती हैं, उनकी थॉट्स और उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। तो मेरे ख्याल में उमैरा यकीनन इस चीज़ से सेटिस्फाइड होंगी कि उन्होंने जो कुछ किया, मतलब वो पर्दा जो कुछ सोचा था वो नज़र भी आया। अब आता हूँ मैं अदाकारी के हवाले से। अदाकारी में अगेन जन्नत ने, कुबरा खान ने कमाल किया है। किसी जगह पे भी उसने अदाकारी अपने किरदार से बाहर नहीं आई। इतना लंबा ये ड्रामा था, 29-30 किस्तें, उसके अंदर किरदार के अंदर रहना ये बड़ा काम होता है, और अच्छे अदाकारी की यही निशानी होती है कि उसके ज़ाहिर डिफरेंट शेड्स होते हैं। कभी उसने कॉमेडी करनी होती है, कभी गुस्सा करना होता है, कभी नफ़रत करनी होती है, कभी मजलूम बनना होता है, गमज़दा होना होता है, जो भी होना होता है उसका जो किरदार होता है वो उसी के हिसाब से होता है। ये नहीं होता कि किसी जगह पे वो कुछ कर रहे हैं, किसी जगह पे कुछ कर रहे हैं और अपने किरदार से निकल आए बाहर। तो जन्नत ने कहीं पे भी अपने किरदार से जन्नत बाहर नहीं आई। उसके साथ तबस्सुम, रिमशा खान, उसका मैं जो पहले वाला मैंने रिव्यू दिया था, राइटर जिस तरीके से हमदर्दी चाहता था, राइटर को कमाल था कि वो तबस्सुम के साथ हमदर्दी भी करनी है, सारा कुछ करने के बावजूद, चोरियां करने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद, राइटर ने जिस तरीके से सोचा था कि उसके साथ थोड़ी सी देखने वाले को हमदर्दी होनी चाहिए, लेकिन जो स्क्रीन के ऊपर उसको ट्रांसफ़र किया, एग्जीक्यूट किया, वो किया रिमशा की अदाकारी ने। तबस्सुम की अदाकारी के अंदर उस तबस्सुम का किरदार मुश्किल था। उसने जिस तरीके से डिलीवर करना, 2 किरदार इसमें मुश्किल थे, दूसरे किरदार में बाद में आता हूँ। जन्नत का किरदार भी आसान नहीं था, जैसा मैंने बताया पूरी कॉन्टीन्यूटी को लेके चलना है, लेकिन रिमशा का किरदार मुश्किल था। उसके अंदर शेड्स थे, उसका कभी नेगेटिव था, कभी पॉजिटिव था, लेकिन ओवरऑल उसने जो इख्तिताम किया, राइटर जिस तरीके से चाह रहा था कि इसके साथ हों सब, और उसी तरीके से सब साथ थे। किसी जगह पे भी आपको ये फील नहीं होता कि देखने वाला ये नहीं कहता कि हमने इसके साथ हमदर्दी करनी है या नहीं करनी है। तो इस हवाले से रिमशा खान ने बहुत अच्छा काम किया इसमें।
और उसके साथ फिर तीसरा करैक्टर फ़ारूक ने भी उस तरह से उसका किरदार बड़ा नहीं था, लेकिन उसने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। इनके वालिदैन, फ़ारूक के वालिदैन ने भी, और जो उसके वालिदैन थे उन्होंने भी अच्छा काम किया। सबूर अली का भी किरदार जितना था उसने बहुत अच्छे तरीके से निभाया, बहुत अच्छा काम किया। तो इसमें हमें जन्नत और तबस्सुम में ज़बरदस्त टाकरा था अदाकारी के लिहाज से देखा जाए, दोनों का किरदार बहुत जानदार था। आखिर में आता हूँ मैं उस किरदार की तरफ जिसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो है नुमान का किरदार, जो कि गौहर रशीद ने प्ले किया। नुमान का किरदार जब मैंने पहले बताया था, सबको पता है वो ग्रे एरिया में था ज़्यादातर। उसके जिस तरीके से उसको शूट किया गया है, जिस तरीके से स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट किया गया है, वो उसके क्लोजअप बहुत कम थे, दूर से मिडल शॉट थे या 2 शॉट थे या जो भी था। तो ये मैंने जिस तरह पहले भी बताया था कि ग्रे एरिए में रहने की इसकी निशानी थी कि वो राइटर जिस तरह चाह रहा है या डायरेक्टर जिस तरह चाह रहा है। नो डाउट देखने वाले को बहुत पहले पता चल जाता है कि नेगेटिव है, लालची आदमी है, जिस तरीके से भी है, लेकिन बहरहाल उसको उस तरीके से पेश करने की कोशिश की गई। और एक दो गौहर रशीद के किरदार के ऊपर मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था, जहाँ चोरी करने के बाद, थाने से वापस आने के बाद, CCTV देखने के बाद पहला जो टाकरा होता है, आमना सामना जो होता है पहला, उसके साथ वहाँ पे जो कुबरा खान यानी जन्नत उनको सुनाती है और वो चली जाती है और वो खड़ा होता है, उसमें देखने वाले को उस दिन भी ऐसा लगा था, मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरह इसको सच्ची में पछतावा, ड्रामा अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है तो पछतावा है और वो ठीक हो चुका है। मैंने उस टाइम भी ये सवाल उठाया था। उस सीन को लिया जाए और फिर आगे वाले सीन को लिया जाए जिस टाइम ये सबूर अली के पास जाता है और सबूर अली इसको रिजेक्ट कर देती है, और सबूर अली वहाँ पे बाय द वे, मैं अगर सबूर अली जिस टाइम जाती है, ये बैठा होता है, तो सबूर अली के पॉइंट ऑफ व्यू से यूँ दिखाया है कि वो पीछे जा रहा है चलता हुआ, बल्कि सबूर अली जा रही है और ये बैठा हुआ है। सबूर पहले चली जाती है दूसरे कमरे में, इसको छोड़ के चली जाती है। तो वहाँ पे एडिटिंग बड़ी शानदार, बहुत शानदार एडिटिंग है। वो लॉन्ग शॉट में, थोड़ा सा मिडल शॉट में, क्लोज शॉट में और लॉन्ग शॉट में कहीं पे भी कोई जंप नहीं है, बहुत ज़बरदस्त एक ही शॉट दिखाना है बड़ा मुश्किल काम होता है। जो टेक्निकल लोग हैं उस चीज़ को समझते हैं, इन चीज़ों को ख्याल रखते हैं। और एडिटिंग अच्छी है, ज़ाहिर एडिटिंग भी तभी अच्छी है, उसको शॉट को लिया गया, डायरेक्टर ने लिया, कैमरामैन ने जो भी लिया, जिसको भी क्रेडिट जाता है, लिया था तो एडिटिंग की गई ना, अगर लिया ना होता तो फिर करते कैसे। लेकिन बहरहाल वो रिजेक्ट करके चली जाती है। ये फिर वापस आता है उसके पास, और स्कूल में जहाँ पे आता है वहाँ पे ये बड़े गुस्से से बोलता है कि मैं तुम्हें कितनी देर से फ़ोन कर रहा हूँ, तुम फ़ोन नहीं उठा रही हो रही है, वो वगैरह वगैरह ना। वहाँ पे उस चीज़ को देखने वाला उस टाइम पता चलता है कि ये वहाँ से बैठा पछता रहा था उधर, और इधर आके फिर रोप डालने की कोशिश कर रहा है। नो डाउट उसमें उमैरा ने मर्द की एक मेंटेलिटी दिखाई, ख़ासतौर पे ऐसे मर्द की मेंटेलिटी दिखाई है जो डोमिनेट करना चाहता है, फिर भी इतनी सारा कुछ करने के बावजूद डोमिनेट करना चाहता है। लेकिन उसके बाद फिर जब एंड होता है, एंड में ये वो रिंग शिंग दे के जब चल पड़ता है, वहाँ पे फिर जो है जन्नत के हवाले से अगर देखा जाए तो जन्नत के हाथ दिखाया कि उस तरह से वो कुछ नहीं आता, वो मतलब ठीक है, अपनी उसने शोहरत भी छोड़ दी, उसने सारा कुछ छोड़ दिया, जिस चीज़ की उम्मीद थी कि शोहर उसका होगा वो भी उधर से भी वो डिसहार्टेड है, और बच्चों को लेके सारा कुछ। जन्नत की साथ देखने वाले की हमदर्दी ज़रूर है, होती है और सारा कुछ होता है, लेकिन जो राइटर दिखाना चाहता था इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चला जाता है, छोड़ के चला जाता है। और हालांकि ये वहाँ पे भी राइटर ने इसको क्वालिफाई करने की कोशिश की है, जहाँ पे वो कहता है कि वो कहती है कि तुम उससे छोड़ के आए हो सबूर को, या उसने तुम्हें छोड़ा है। तो फिर वो आगे से कहता है कि झूठ की पुरानी आदत है तो जाते जाते जाएगी। वहाँ पे उसने क्वालिफायर लगाया है कि वहाँ पे भी वो कर रहा था। लेकिन ओवरऑल जो थे किरदार, नो डाउट के गौहर रशीद का मुश्किल किरदार था। राइटर जो है वो अगर हमदर्दियाँ करवाना चाह रहा था उसके साथ, इतने नेगेटिव झूठ बोलने के बावजूद और सारा कुछ करने के बावजूद, तो कहीं पे भी गौहर के साथ कहीं पे भी हमदर्दी नहीं होती, और होनी भी नहीं चाहिए थी। मेरा नहीं ख्याल कि राइटर ये चाह रहा होगा कि उसके साथ हमदर्दी हो, क्योंकि उसका किरदार जैसे मैं पहले दिन से बताया था ग्रे एरिया में था, लेकिन जब कंक्लूजन होती है उस टाइम किसी चीज़ की कन्फ्यूजन नहीं छोड़ी जाती। तो राइटर ने कहीं कहीं पे जैसे उसके साथ भी हमदर्दी करने की कोशिश की है। ड्रामा जब कंक्लूड होता है उसमें वो 1 दूनी दूनी और 2 दूनी 4 होता है, उसमें सारा कुछ क्लियर वाज़ह होता है कि देखने वाले को ये मुश्किल चीज़ें नहीं समझ आती कि एक वो मर्द कभी मर्द बन रहा है, कभी पछता रहा है वो सेकंड। मुझे ये इससे प्रॉब्लम है कि जब वो पछता रहा था फिर उसको दोबारा से इस साइड पे दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। तो ड्रामे को अगर लेके उसमें गौहर रशीद का भी शायद इतना कसूर ना हो, लेकिन गौहर रशीद
को आगे भी सोचना चाहिए कि उनके किरदार जो ख़ासतौर पे मुश्किल किरदार हैं, और वो अच्छा अदाकार जो अपने अदाकारी की वजह से जाना जाता है, उनको बसद एहतराम सिर्फ ये कि अपने किरदार के अंदर रहना पड़ेगा और रहना चाहिए। क्योंकि कहीं कहीं फील होता है जैसे एक बंदा जो है ना वो अदाकारी दिखाने के लिए किरदार से निकल रहा है। शुरू में कई नए नए ड्रामे होते हैं जब बंदों को पता नहीं होता और उनके किरदार इतने हिट हो जाते हैं, उनको बाद में पता चलता है, यानी कि हालांकि वो पूरे किरदार के हिसाब से चल रहे होते हैं। जब तक पता नहीं चलता कि वो इतने अच्छे अदाकार हैं, यानी नाजरीन और नाजरीन जो देखने वाले हैं उनका रिस्पांस कैसा आ रहा है, उस टाइम तक वो सही अदाकारी कर रहे होते हैं। लेकिन जिस टाइम पता चल जाता है, असल चैलेंज तब शुरू होता है कि आपने किस तरह लेके चलना। मन माइल बहुत अच्छा किया था गौर रशीद ने, लेकिन इसमें कहीं कहीं थोड़ा सा कंसीव करने के वाले से, जिस तरह मैं फिर बता रहा हूँ, उसमें नो डाउट के राइटर का भी है हिस्सा कि उसने क्यों लिखे, उसने ये चीज़ें क्यों कही। अगर वो डायलॉग लिखे मैं तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर डायलॉग लिखे उसने फिर गुस्सा ही करना ना, मैं तुम्हें इतनी देर से फ़ोन कर रहा हूँ, वो डायलॉग लिखेंगे। लेकिन जब कंक्लूजन हो रही है ड्रामे की, तो इस किस्म की पख डालना जो है ना वो मेरा नहीं ख्याल के। ओवरऑल बहुत अच्छा ड्रामा था हर लिहाज से। अच्छा, अब आते हैं एक जाते जाते जीवन नगर के ऊपर बात करता हूँ, थोड़ी सी बात करनी है। जीवन नगर का हम पहला सीन आपको दिखा भी देते हैं, जहाँ पे साकिब समीर बहुत अच्छे अदाकार हैं, अगेन अभी जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। लेकिन इस पहले सीन में इतनी ओवर एक्टिंग की है उन्होंने, इतनी ओवर एक्टिंग किया। मुझे समझ आती है कि एक खुसरा जब अपने आप को समझना शुरू हो गया ख्वाजा सरा कि मैं पता नहीं क्या हूँ, या उस तरह की, या मोहब्बत वाली साइड पे जाना शुरू हो गया मुन्नी के साथ, या जो भी है, तो हंसना बनता था, लेकिन बहुत ज़्यादा कर दी। यकीन करें सम टाइम तो देखने वाले को भी पता चलता है कि हंस नहीं रहा, कुछ और कर रहा है। मैं यहाँ पे जो सलमान खान भी अक्सर करता है या जैकी चैन करता होता था, आपको हंसी की आवाज़ से ज़्यादा किसी और चीज़ की आवाज़ फील होगी, आप वो देखिएगा। वो फिर वो सोफे से भी नीचे गिर जाता है, फिर वो बीच में भी आ जाता है। थोड़ा सा आपको देख लें। तो ये थोड़ा सोचना चाहिए। जीवन नगर में ओवरऑल बब्बर शाह छाए में, सुहेल अहमद साहब की क्या बात है, माने में गाना है, कभी अपने किरदार से बाहर नहीं आते। ड्रामे समटाइम ज़्यादा कर देते हैं, एक जैसे किरदार समटाइम ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन अपने किरदार से बाहर नहीं निकलते। आगे आते हैं जनाब इसकी तरफ, शिकार की तरफ। शिकार ड्रामा जो है वो फैसल कुरैशी साहब बहुत अच्छे अदाकार होंगे हैं, लेकिन जब से उन्होंने शाहरुख खान को कॉपी करना शुरू किया, जब से रईस बने हैं, जब से वैसे भी वो शाहरुख खान के वो कॉपी करते हैं। मेरा मानना ये है कि कोई अदाकार कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जिस टाइम आपको फील हो कि ये उसकी नकल कर रहा है या वो करता है, तो सारा क्रेडिट उसका होता है, इस अदाकार का नहीं होता। बड़ी माजरत के साथ इसमें भी, और जितना रौब दिखाया है, उस रौब को भी जिस तरीके से दिखाया गया है वो उस तरह से कायम नहीं है, क्योंकि उसका अपना छोटा भाई जो है, नो डाउट वो बिगड़ा हुआ है, लेकिन कम अज़ कम फरदौस जमाल था, वो औरंगज़ेब लगारी के साथ क्या करता है। औरंगज़ेब लगारी खैर सादा दिखाया था वारिस में, फरदौस जमाल बिगड़ा हुआ दिखाया था। इसमें तो बड़ा भाई जब बिगड़ा हुआ है, तो बड़े भाई के सामने जब छोटा आता है, छोटा कितना भी बिगड़ा हो, उसको थोड़ी सी रिस्पेक्ट इसलिए देनी चाहिए कि देख उस किरदार की, जो फैसल कुरैशी का किरदार है, उसकी ग्रेस बरकरार रहनी चाहिए, जो दिखाना चाह रहे हैं, जो उसका रोब दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पे असद सिद्दीकी साहब फैसल कुरैशी साहब से भी दो हाथ आगे निकले हुए हैं। वो भी ज़ाहिर मेन विलन वो भी हैं, दोनों हैं, लेकिन शिकार में ज़ाहिर बुनियादी तौर पे दोनों शिकार ही कर रहे हैं, लेकिन दोनों में से फैसल कुरैशी का क्योंकि ज़्यादा दिखाया हर तरफ, हर किरदार के सामने। लेकिन जब छोटा भाई आता है तो छोटा भाई ज़्यादा आगे छाने की कोशिश करता है। ये थोड़ा सोचना चाहिए कि दिखाने की क्या कोशिश की जा रही है। थोड़ा सा उसको देखना चाहिए कि वो भाई से डरता भी है कहीं ना कहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है दिखाया ये तो भाई के सामने बैठ भी उसी तरह, उठ भी मर्जी से रहा है, जाके यूँ करता भी, डायलॉग भी उस तरह बोलता है। तो उसमें फैसल कुरैशी साहब की जो एक रोब दबदबा है वो ख़त्म होता जाता है जहाँ जहाँ पे असद सिद्दीकी साहब सामने आते हैं। तो इसको करना चाहिए। दूसरा असद सिद्दीकी साहब पे आता हूँ। असद सिद्दीकी साहब का इसी चैनल के ऊपर अभी एक ड्रामा ख़त्म हुआ है, तुम्हारे हुस्न के नाम। मैंने पहले भी कहा था कि उनको किरदार देख देख के करने चाहिए, सेम वही वाला किरदार है। अब इनके ऊपर छाप लग जाएगी। मुझे नहीं पता था शूट कौन सा किस टाइम हुआ, इनको जहन में था कि नहीं था, बीच में कोई और ड्रामा किया नहीं किया, ये मुझे नहीं पता। लेकिन बहरहाल एक ड्रामा भी ख़त्म होने को है, हो रहा है। इनका किरदार तो ख़त्म हो ही चुका है तुम्हारे हुस्न के नाम में, लेकिन शिकार में जब ये दोबारा से आए हैं तो उनको मोर और लेस वही वाला किरदार है, ज़रा सोचना चाहिए। बाकी जो लड़का है दूसरा हीरो है, नाजिश जहांगीर है, उनका दादू बना हुआ, वो सारे अच्छा काम कर रहे हैं। वो गुजर खान वाला ज़रा प्रॉब्लम है, जिस तरह सीरियस अदाकारी और ओवर दबदबे वाले प्रॉब्लम कर रहे हैं, उधर वो जो मज़ाहिया लेने की कोशिश कर रहे हैं रशीद साहब, वो ओवर एक्टिंग काफ़ी कर रहे हैं। नमक हराम अगेन फैसल कुरैशी और इमरान हाशमी में सख्त मुकाबला चल रहा है कि शाहरुख खान के ज़्यादा करीब तरीन कौन होगा। तो नमक हराम में, लेकिन मेरे ख्याल में इमरान अशरफ बेहतर अदाकारी कर रहे हैं। और इमरान अशरफ जो हैं वो अपना नफसियाती किरदार से पहले वो इनकार था गालबन, वो भी कर चुके हैं। रांझा रांझा तो क्या ही बात थी, लेकिन वो ठीक कर रहे हैं। रक्सा की बिस्मिल्लाह में बहुत अच्छा किया था।
इसमें ठीक कर रहे हैं काम। और यहाँ पे भी जब वो अपने फ्लैट से निकल के उधर से निकल के दूसरे उसमें जाते हैं, फिर उसके पीछे छोटी वाली बहन जाती है, वो वाला जो शॉट था बहुत अच्छा था, लिया गया। ओवरऑल बाबर अली साहब जो हैं वो थप्पड़ मारते हैं, शॉट बड़े अच्छे लिए गए हैं। वो अपनी बेटी को जब मारते हैं, इधर से इमरान अशरफ देखता है, वो बहुत अच्छा था। फिर एक और जो किरदार की मुस्तफ़ा भाई की जो एंट्री है वो हुई है, वो भी इंतकाम लेने के चक्करों में इनसे, वो भी ज़बरदस्त चल रहा था। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन आज हमने ये जिक्र करना था, डिस्कस करना था। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।